हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कंसेप्टम एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 जो कि यूनिट डाइवर्सिटी का है। तो ये जो चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, है ना। या फिर हम पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया था और कुछ किंगडम्स का भी स्टडी इसमें होगा। क्लियर है चीज। अब ये जो डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी से पहले आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में आप लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे टैक्सोनॉमी के आधार पर 3 स्टेप्स था। क्या क्या था? तो सबसे पहला स्टेप था बोलो आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद था नॉमेनक्लेचर और तीसरा था क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो क्लासिफिकेशन किसने किसने किस तरीके से किया था और वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करता है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, कि उनका आधार क्या था क्लासिफिकेशन का। तो ये चीज हमेशा से रहा है। ऑर्गेनिज्म लोग क्या करते हैं, मतलब हम ह्यूमंस लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने का हम लोगों को हमेशा से एक चल रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को बांटे। तो देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले किसने किया था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब एरिस्टोटल को थोड़ा सा तवज्जो दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एक तो इन्होंने क्लासिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले एक तो इन्होंने क्लासिफाई किया, पहला बात तो यही है। और दूसरा बात ये है कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो थोड़ा सा इनको तवज्जो देना तो बनता है। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, इन्होंने इनका जो बेसिस था वो बेसिकली है ना, यूं कह लिया कि जैसे इन्होंने क्या किया कि ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया उनके साइज के आधार पर, है ना। तो कहीं ना कहीं साइज या आरबीसी के आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑर्गेनिजम्स का। इन्होंने क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। जितना भी हमारा जो डाइवर्सिटी है, या यूं कह ले जो बायोडाइवर्सिटी है पूरा, उनको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले को इन्होंने बोला प्लांट्स और दूसरे को इन्होंने बोला एनिमल्स। क्लियर है आप लोगों को? दूसरे को इन्होंने क्या बोला? एनिमल्स बोल दिया। क्लियर है चीज। अब इनका देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन का तरीका था क्या, ठीक है। तो प्लांट्स को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। और एनिमल्स को इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंस, आरबीसी का प्रेजेंस होना और आरबीसी के एब्सेंस के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। काफी जो है सिंपलर वे है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद ये तो एरिस्टोटल का हो गया। उसके बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था हमारे कार्लस लिनियस ने। क्लियर है चीज? कार्लस लिनियस का तो आपने नाम सुना ही होगा, है ना। कार्लस लिनियस एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है। खास करके ये जो है सबसे पहली बात कि ये एक नेचुरलिस्ट थे। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये नेचुरलिस्ट थे और स्वीडिश थे और नेचुरलिस्ट। इन्होंने एक बेहतर सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, और वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई कि प्लांट्स में क्या होंगे ना, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और एनिमल्स में क्या होगा कि सेल वॉल जो है एब्सेंट रहेगा। क्लियर है चीज? तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है कार्लस लिनियस का, जिन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में जितने भी प्रजाति है उनको प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, हम समझ गए कि इन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये कि हम लोगों को एक
वे ऑफ क्लासिफिकेशन करना आ गया। कैसे आ गया कि इन्होंने सेल वॉल के आधार पर कि भाई जिसमें सेल वॉल होगा वो प्लांट है, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि कुछ डिसएडवांटेजेस है कि हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें यूनिसेल्युलर मल्टीसेलुलर का कोई अहमियत नहीं, कोई जिक्र नहीं है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई जिक्र नहीं है। न्यूट्रिशन के आधार पर कोई डिवीजन किया नहीं गया क्योंकि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जैसे फंगी हैं तो उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसका मुझको लगता है या लगना भी चाहिए, एनसीईआरटी मेंशन करता है इसको कि सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दुनिया के सारे प्रजाति इस दो ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। ये इम्पॉसिबल बात है। क्लियर है चीज? तो ये हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद भाई साहब आया तीसरा आया जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इज दैट क्लियर? तो ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, इसको दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। और इस सिस्टम में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था यूग्लिना। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना। अब देखिए यूग्लिना के ऊपर स्टडी हो रहा था, तो यूग्लिना के ऊपर स्टडी जब अर्नेस्ट हैकेल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब लाजमी सी बात है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो लाजमी सी बात है कि वह प्लांट होगा। लेकिन जब थोड़ा और स्टडी हुआ तो पता चला कि इसमें सेल वॉल नहीं है, और अभी हम लोग पढ़े कि जिसमें सेल वॉल नहीं होता है वो तो एनिमल होता है। तो भाई अब तो पेज फंस गया ना, है ना, भयंकर पेज फंस गया इसमें कि भाई ये प्लांट से भी मिल रहा है, एनिमल से भी मिल रहा है। अब इसके अलावा ये और स्टडी पढ़ने पता चला कि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, ना प्लांट यूनिसेलुलर ना एनिमल यूनिसेलुलर, और ये यूनिसेलुलर है। ऊपर से कुछ ऐसा प्रोटिस्टा भी है जो दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, रात में छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स को मार के खाता है, प्रीडेटर्स करता है, प्रीडेटिंग यानी शिकार करके खाता है, प्रीडेटर्स का मतलब। तो अभी क्या है कि भाई ये तो पेज फंस गया ना, अब इसको प्लांट में नहीं डाल सकते, एनिमल में नहीं डाल सकते। ऊपर से इसके पास सीरिया फ्लैजिला भी प्रेजेंट है जो इसको मोटिलिटी में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। तो इसीलिए अब इसके लिए तीन किंगडम ही बना दिया गया। तो सबसे पहला यहां पर अब आ गया प्रोटिस्टा, दूसरा आ गया प्लांटी जैसे था उनका भाई साहब का कार्लस लिनियस का, और तीसरा आ गया हमारा भाई एनिमेली। कोई दिक्कत? तो ये आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैं मार्क कर देता हूं कौन कौन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक जो है हमारा सबसे पहले ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक है ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक ये एरिस्टोटल भाई साहब का जो क्लासिफिकेशन का तरीका है ये आर्टिफिशियल मेथड है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या है इसको समझना होगा हम लोगों को। कि जैसे मान लेते हैं कि अभी शुरू में मैंने जिक्र किया था कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि किस आधार पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटा जाता है। क्लियर है? तो जब आपके पास ज्यादा फीचर्स ना हो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी जो आधार है, जिस आधार पर आप जीवों को अनेक भागों में, अनेक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अगर वो आपके पास ज्यादा नहीं है, एक है या दो है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ सेल वॉल के आधार पर प्लांट ही बना दिए, एनिमल बना दिए, यहाँ पे साइज या आरबीसी के आधार पर बना दिए, तो ये इनके पास बहुत ज्यादा आधार नहीं था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था, इनके पास भी कुछ खास नहीं था, इसीलिए इन्होंने इनको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन और फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने क्या कर दिया भाई, तो इनको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह दिया गया। क्लियर है चीज? अब इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये बाबू जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है कार्ल वूस। क्या नाम है बेटा? कार्ल वूस, है ना। तो अब कार्ल वूस ने क्या किया बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने दिया था, जल्दी बताओ। तो कार्ल वूस ने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला जो था वो तो प्रोटिस्टा था, प्लांटी था, एनिमेलिया था। इन्होंने एक खोज किया, डिस्कवर किया जिसका नाम था
मोनेरा, क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया प्लांटी, और चौथा हो गया एनिमेलिया। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को? और किसने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन? कार्ल बूच ने। इसमें नई चीज क्या है? मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या आया कि दुनिया के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, उन सबको रख दिया गया किसमें? तो उन सबको रख दिया गया मोनेरा में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे सही मॉडल है, जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड भी, उसका स्टडी अभी हम लोग कर लेते हैं। तो क्या है भाई? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने इसको क्लासिफाई किया। क्लियर है? इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने फंगी का खोज किया। सबसे पहले इन्होंने मोनेरा का डिस्कवरी किया, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, और चौथा सॉरी इनका जो तीसरा था वो फंगी था। जी सही सुना आपने, फंगी। उसके बाद प्लांटी, दिस वाज फोर्थ, एंड द फिफ्थ वन वाज एनिमेलिया। दिस वाज हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डन बाय आर.एच. विटेकर। ओके, इतना ही नहीं, मोनेरा जो है, इसके बारे में लिख देता हूं कि मोनेरा जो है वह यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोट है। इज दैट क्लियर? यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल का बना हुआ, और प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है, जिसके बारे में अलग लेक्चर में अच्छे से समझा दूंगा। बस आप समझे कि जिसके पास सेल प्रिमिटिव हो और न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये जो हमारा प्रोटिस्टा है, ये मल्टी सेल्यूलर है, यानी एक से ज्यादा सेल का बना हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोकैरियोट्स नहीं बल्कि यूकैरियोट्स है। क्लियर? अब ये जो हमारा फंगी है, ये भी यूकैरियोट्स है, प्लांटी भी यूकैरियोट्स है, और एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स है। लेकिन ये सारे के सारे, अच्छा प्रोटिस्टा को मैंने मल्टी सेल्यूलर लिखा है बाबू, ये गलत है। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्यूलर होगा। पहले भी अर्लियर बताया था मैंने, वो हो जाता है लिक्विड टाइप। प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्यूलर है और यूकैरियोटिक है, और फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया ये सारे के सारे मल्टीसेल्यूलर है। क्लियर है चीज? तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है कितना सही है ना, यूनिसेल्यूलर फिर यूनिसेल्यूलर फिर मल्टी, इस तरीके से आया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ। जो अब ये एक सवाल आना चाहिए हमारे मन में कि भाई ठीक है, ये वाइडली एक्सेप्टेड क्यों? इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटा, तो इतना चीज ऐसा क्या सही हो गया भाई आर.एच. विटेकर का कि ये सिस्टम अच्छा लग गया? तो वो चीज है इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासिफिकेशन किया, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे किया क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन के आधार पे किया, रिप्रोडक्शन के आधार पे किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे किया। ये सारी चीजों को विस्तार में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होगा, और उसमें मोनेरा को भी ऐड करके पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी बस आप समझ लीजिए कि क्या क्या क्लासिफिकेशन का सिस्टम था। एक था मतलब आप अगर जैसे सेल का स्ट्रक्चर यानी साइटोलॉजी बोल सकते हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी इसमें आ ही गया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स आ ही गया, यानी पूरी तरीके से साइटोलॉजी आ गया। ये तीनों चीजों में न्यूट्रिशन आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ गया, है ना, मॉर्फोलॉजी आ गया। तो इन सब आधार पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर साहब ने देने का काम किया था, ये हो गया। लेकिन यहीं पे भी नहीं रुका, एक और आया, बस एक चीज और, ये है छठा नंबर वाला, ये है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये भाई साहब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया कि इन्होंने बड़ी चालाकी से मोनेरा को दो भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि अब पहला हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया,
दूसरा हो जाएगा यू बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरा जो ये सब लिखा है वो हो जाएगा यानी कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। चौथा हो जाएगा फंगी, पांचवा हो जाएगा प्लांटी और छठा हो जाएगा एनिमेलिया। हो गया ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये है इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और ये इस तरीके से ही क्लासिफाई होता चला गया था धीरे धीरे। न्यूट्रिशन भी डेवलप करते चला गया। मोनेरा में तो सारे के सारे बैक्टीरिया आ गए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए जिनका कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है फंगी का, प्लांट का और एनिमल्स का, जिसके बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फंगी जो है वो, फंगी की 2 खास बातें जो अभी मैं आपको बता देता हूं, वो कि ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और इसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है। काइटिन का यूज 2 ही जगह है, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और यहाँ फंगी का सेल वॉल। प्लांटी तो फोटोसिंथेसिस करता है, सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल तो होता ही नहीं। सबसे खास बात ये सेल मेम्ब्रेन होता है, और एनिमेलिया का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आशा करते हैं कि ये सारा लेक्चर, ये मेहनत आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर दें। जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताएं कि ऑफलाइन भी बैचेस स्टार्ट हो गया है। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जल्द ही लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके के लर्निंग लेसन और जो आपका यूं कह दे कि क्वालिटी एजुकेशन है वो आपको हर जगह पूरे इंडिया में मिलते रहे। और एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के लर्निंग लेसन्स लाता रहूं, तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी पेज है, इन सब जगहों पे आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? और सब्सक्राइब करें। और ये रहा मेरा नंबर। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, डाइवर्सिटी, बायोलॉजी, 11th 12th, नीट, जिपमर, नर्सिंग, जिसमें भी डाउट हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।